ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रही है। अब मैं दिखाता हूँ कि हम लोग जो ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी बना रहे थे उसको हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे करेंगे। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के कुछ लॉजिक्स पे भी काम करेंगे। तो हमारी वेबसाइट यहाँ तक बन के रेडी हो गई थी, यानी हमने न्यू बार बना लिया था, हीरो सेक्शन बना लिया था और फ्लैश सेल का ऑप्शन बना लिया था। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ये टाइमिंग आ रही है, जो ऑफ़र की टाइमिंग होती है, ऑफ़र एंड होता है, शुरू होता है, इसकी टाइमिंग आती है। तो इसको अब हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो ये स्टैटिक है, बिल्कुल चल नहीं रहा है, लेकिन ऑफ़र तो हमेशा काउंटडाउन हमेशा चल रहा होता है। जैसे 26 है, फिर 25 होना चाहिए, फिर 24 होना चाहिए, फिर 23 होना चाहिए, इस तरीके से। अब इसको करने के लिए जो तरीका है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक्स क्या लगने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम इसे ईजी वे में करना चाहते हैं या कॉम्प्लेक्स वे में। तो देखो लॉजिक क्या लगने वाला है इसमें जो लॉजिक लगेगा वो है पहला कि हमारे पास तो टाइम होगा एंड का, एंड टाइम दैट मीन्स कि ऑफ़र कब ख़त्म होने वाला है, ऑफ़र एंड, एक ये टाइम होगा हमारे पास। और दूसरा जो टाइम होगा वो होगा हमारे पास करंट का टाइम, करंट टाइम। करने क्या वाले हैं हम लोग, हमारे पास दो टाइम होंगे, ऑफ़र का टाइम यानी ऑफ़र कब ख़त्म होने वाला है वो टाइम, और करंट की टाइमिंग। फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। ऑफ़र टाइम में से हम क्या करेंगे, करंट की टाइम को माइनस करेंगे, ऑफ़र टाइम में से करंट टाइम माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो हमें क्या मालूम चलेगा, लेफ्ट ऑफ़र टाइम, कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, और वही टाइम हमें यहाँ पे शो कराना है, कितना टाइम बचा है। जैसा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आज है 27, तो मान लो कि मेरा ऑफ़र एंड का जो टाइम है वो है 27, ऑफ़र एंड की जो टाइमिंग है वो है मान लो 1 मार्च, और आज है 27 फेब। तो हमारे पास ऑफ़र टाइम बचा कितना है, लेफ्ट कितना हुआ है, यानी बचा कितना है अब हमारे पास। तो इस हिसाब से अगर देखो तो 27 है आज का पूरा दिन, 28 फरवरी पूरा, और 1 मार्च, यानी लगभग 3 दिन बचे हैं, 2 दिन और कुछ घंटे। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, तो ऑफ़र टाइम में से करंट टाइम को माइनस करके हमें पता चलेगा कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। अब इस चीज़ को करने के लिए दो तरीके हैं। कायदे से देखा जाए तो तरीका एक ही है, क्या, तो जो तरीका है वो है जावास्क्रिप्ट, कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे लॉजिक लगाएं कि कैसे होगा। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे करने के दो तरीके मैंने ढूंढे। पहला तरीका है जो जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट को यूज करके किया जाए, कोर कॉन्सेप्ट मतलब कि कोर जावास्क्रिप्ट यूज किया जाए। और दूसरा तरीका है कि हम कोई ना कोई लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क या वेबसाइट यूज कर लें, कोई ना कोई हम लोग लाइब्रेरी यूज कर लें। अब लाइब्रेरी यूज करने से फ़ायदा क्या होगा, हमें कोड कम लिखना होगा, समझ में हमें आ जाएगा, और ये लाइब्रेरी हमारे सारे काम को करके दे देगी। कोर जावास्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। मैं कौन सा तरीका यूज करने वाला हूँ अभी, जब ये कोड गिटहब पे पुश होगा तो तुम्हें कोर जावास्क्रिप्ट का कोड भी मिल जाएगा और लाइब्रेरी वाला कोड भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग अभी कर रहे हैं तो मैं लाइब्रेरी यूज करना चाह रहा हूँ। रीज़न, कोर को यूज करने में समझाना ज़्यादा पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। लाइब्रेरी ईजी है थोड़ा समझना तुम लोगों के लिए भी, इसलिए कोर हम लोग जब हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से सीख रहे होंगे तब हम लोग कोर जावास्क्रिप्ट के थ्रू काउंटडाउन बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए लाइब्रेरी, दोनों जानना जरूरी है कि फास्ट किससे होगा। कोर जब भी हम लोग यूज करेंगे तो वो फास्ट होगा, लेकिन डेवलपमेंट में या बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा लाइब्रेरी यूज की जाती है क्योंकि शॉर्ट लाइन ऑफ कोड लिखा जाए। तो इसके लिए लाइब्रेरी कौन सी है, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, उसका नाम है मूवमेंट जेएस। जैसे ही ब्राउज़र पर सर्च करोगे मूवमेंट जेएस तो तुम्हारे सामने movement.js एक वेबसाइट आ जाएगी, डोमेन है movementjs.com, इसे ओपन करो। ये है वो वेबसाइट जो हमें टाइमिंग के रिलेटेड सारे फंक्शंस में हेल्प करती है। ये जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही बनी है।
अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका CDN चाहिए सबसे पहले। तो मैं आ गया ब्राउज़र पे, मैंने यहाँ पे सर्च किया Moment.js CDN, एंटर कर दिया। तो हम आ गए CDN.js की वेबसाइट पे। इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद ये पहली वाली लिंक कॉपी कर लो, स्क्रिप्ट टैग, और इसे अपने कोड में आके पेस्ट कर लो। पेस्ट कहाँ पे करना है, तो ये है मेरा main.js। main.js के ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ moment, moment.js लिंक। क्लियर है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो हमारे moment.js की लिंकिंग यहाँ पे लग गई। अब क्या करना है, लिंकिंग लगाने के बाद, लिंकिंग के बाद अब आ जाओ moment.js की वेबसाइट पे। अब हमें लिखना है कुछ कोड। अब इनके पास काफ़ी सारे फंक्शन है। देखो, डेट को फॉर्मेट करने के लिए इस तरीके से इतने शॉर्ट लाइन ऑफ कोड में हमारा काम हो जाता है, जबकि जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो उसके एक ऑब्जेक्ट से, डेट को ऑब्जेक्ट से करंट टाइम और डेट वगैरह गेट करेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन moment.js में ये चीज़ थोड़ी आसानी से हो जाती है। तो हमारे पास डेट के फॉर्मेट्स हैं, रिलेटिव टाइम के फॉर्मेट्स हैं, कैलेंडर के भी हैं। इसके अलावा मल्टीपल लोकल सपोर्ट, जैसे इंडिया के टाइम, इंडिया के अलावा अलग अलग जो GMT होते हैं उनके अकॉर्डिंग टाइम वगैरह सारी चीज़ें हैं इनके पास। देखो, कंट्री वाइज भी। इस वजह से इसे यूज करना थोड़ा सा ईजी है। तो हमने CDN लिंक कर लिया। CDN लिंक करने के बाद अब आ जाओ अपने कोड में। CDN लिंक हो गया। जावास्क्रिप्ट की फाइल में हम लोग कोड लिखेंगे। अब उससे पहले हमारा टाइम शो कहाँ पे हो रहा है वो देखना है हमें। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम शो हो रहा है यहाँ पे 3:23:19। इनको एक एक ID देंगे हम, ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसे सेलेक्ट कर पाएँ। मैंने इसको ID दे दी डे, या फिर लेफ्ट ऑफर डे, ये मैंने ID दे दी। ऐसे ही 23 ये आवर्स है, तो मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, इसको लिख दिया मैंने लेफ्ट ऑफर आवर्स, लिख दिया। ये है हमारा मिनट, तो इसको मैंने लिख दिया मिनट, और ये है सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकेंड। हमने इन चारों को एक एक ID दे दी ताकि हम इसे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर पाएँ। अब हम इसे जावास्क्रिप्ट में जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था document.query selector, और ID लिखा है तो हैश के साथ, और जो ID हमने लिखी है लेफ्ट ऑफर डे। इस तरीके से हमारा ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल बना दिया मैंने लेफ्ट ऑफर डे में ये चीज़। ऐसे ही बाकियों को कर लेते हैं। दूसरा वाला था हमारा आवर्स, उसके बाद था हमारे पास मिनट्स, और उसके बाद था सेकेंड, SECONDS। चेक कर लेते हैं, हाँ सेकेंड से। अब ध्यान से देखो, इन सब की वैल्यू, एक में 0 थी मैंने 0 0 कर दी, 23 की भी वैल्यू मैंने कर दी 0 0, 19 की वैल्यू कर दी 0 0, और सेकेंड की भी वैल्यू कर दी 0 0। वेबसाइट पर अब क्या दिखना चाहिए, सारी वैल्यू 0 0। अब हम इसे जावास्क्रिप्ट से सेट करेंगे। कैसे? जावास्क्रिप्ट से कैसे सेट की जाती है, मैंने कहा ये ऑफर डे वाला है, ऑफर वाला ये है डे, जो ऑफर वाला डे है वो ये है। क्लियर है? तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से। इसके लिए वेरिएबल मैंने बनाया है लेफ्ट ऑफर डे। मैंने कहा लेफ्ट ऑफर डे डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू 25। मैंने कहा कि लेफ्ट ऑफर डे में, लेफ्ट ऑफर डे का जो कंटेंट है उसे तुम 25 कर दो। अभी इसका कंटेंट कितना है, 00 है।
क्लियर है। जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या कहा, इसकी कंटेंट कितनी कर दो 25। अब इसकी कंटेंट कितनी हो गई है 25, लेकिन 25 हमने HTML में नहीं लिखा है, 25 को हमने कहाँ लिखा है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट से हमने HTML की वैल्यू चेंज कर दी। क्लियर है। ऐसे ही ऑफर आवर की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पे मैं जो लिख दूँ, मैंने लिख दी 180। तो अब यहाँ पे 00 की जगह 180 आएगा। मतलब जावास्क्रिप्ट से हम HTML की वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं। इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग डेट और टाइम को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास मूवमेंट जेस तो आ गया है, और हमने ये भी सीख लिया कि वैल्यू को कैसे HTML में पुट करना है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यू को कैसे पुट करना है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि हमने सभी की वैल्यू क्या कर दी है 00 कर दी है। देखो चारों वैल्यू यहाँ पे 00 है HTML में, लेकिन फिर भी यहाँ पे 25 और 180 कैसे आ रहा है, तो मैंने इसे जावास्क्रिप्ट से सेट किया है। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आईडी से उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि इस वेरिएबल के टेक्स्ट कंटेंट में 25 ऐड कर दो, तो उसने यहाँ पे 25 कर दिया। तो इस तरीके से होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के कंटेंट चेंज होते हैं। टेक्स्ट कंटेंट से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है इनर HTML, उसमें HTML के टैग भी लिख सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस में हम लोग देखते हैं। तो अभी के लिए हमारी वैल्यू पुट हो पा रही है जावास्क्रिप्ट से। अब आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमें तो यहाँ पे वो ऑफर वाली टाइमिंग दिखानी है। ऑफर वाली टाइमिंग दिखाने के लिए हमने मूवमेंट जेस ऑलरेडी लगा लिया था। अब हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड में मैंने लिखा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, अपडेट काउंटडाउन। ये क्या करेगा, जो भी हमारा काउंटडाउन होगा, जो भी हमारा काउंटडाउन के लिए फंक्शन है वो है ये। मैंने सबसे पहले इसमें एंड डेट मान दिया, एंड ऑफर डेट। एंड ऑफर डेट मतलब कि हमारा ऑफर कब ख़त्म हो रहा है। ऑफर हमारा मान लो ख़त्म हो रहा है, जैसे 1 मार्च 5 मार्च को, 5 मार्च को इसमें लिखूँ, मूवमेंट का यूज करके लिखते हैं। मैंने लिखा MOMENT मूवमेंट, और इसके अंदर मैंने टाइमिंग दे दी जिस डेट को हमारा ऑफर ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा 2025 में ख़त्म हो रहा है, तीसरे महीने में 5 तारीख को। क्लियर है। और टाइमिंग कब हमारी ख़त्म हो रही है, तो ये ख़त्म हो रही है इस टाइम पे, रात में 12 बजे। मूवमेंट में मैंने ये टाइम दे दी, क्यों दे दी, ताकि मूवमेंट इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाए। ये कोड हमने लिख दिया। इसके बाद अब हमें करंट की डेट चाहिए, करंट डेट, एंड ऑफर टाइम लिखते हैं, तो ये ज़्यादा सही है, डेट की जगह टाइम, और करंट टाइम। करंट टाइम कहाँ से आएगा, तो हम अगर मूवमेंट यूज करते हैं, केवल मूवमेंट लिखने पे हमें करंट टाइम मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे मैंने कहा कि हम दोनों को माइनस करके वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने एक और वेरिएबल बनाया ड्यूरेशन, या लेफ्ट ड्यूरेशन रख सकते हैं, इसे ड्यूरेशन भी रख सकते हैं, ड्यूरेशन भी रख सकते हैं। मतलब कि कितना टाइम हमारा बचा है। तो मैंने क्या बताया था, कितना टाइम बचा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो इसके लिए मूवमेंट में फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ ड्यूरेशन, और मैंने कहा एंड टाइम में से, एंड ऑफर टाइम में से तुम डिफरेंस निकालो, किसका, करंट टाइम। एंड ऑफर टाइम में से डिफरेंस निकालो, इसका मतलब एंड ऑफर टाइम में से करंट टाइम को तुम माइनस कर दो बस। ठीक है, वो माइनस करेगा। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे अब हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है इसमें, अपने इन वैल्यूज में। एक सेकंड,
मैंने कहा था कि जो भी ड्यूरेशन में हमारे पास टाइमिंग आएगी उस टाइम को अब हमें यहाँ पे बस पुट करते जाना है। पुट करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इस तरीके से वैल्यू पुट की जाती है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो माइनस करने के बाद ड्यूरेशन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब उस ड्यूरेशन को बस हमें सेट करना है। सेट करने के लिए मैंने कहा इसमें लेफ्ट ऑफर डे में कि लेफ्ट ऑफर डे डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसकी वैल्यू क्या सेट कर देना कि ड्यूरेशन में वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू आ रही है इसमें। ऐसा करते हैं, पहले हम तुम्हें पूरी वैल्यू दिखाते हैं। मैं इसको कंसोल पे प्रिंट करा रहा हूँ कि ड्यूरेशन में हमें क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने ड्यूरेशन, ये आ गया कंसोल पे। CDN के साथ दिक्कत है थोड़ा, मोमेंट जेएस का CDN सही से लगा नहीं है आई थिंक। वर्जन 30 की जगह 29 यूज कर सकते हैं। आई होप ये वर्जन चले। वेट, मोमेंट जेएस का फंक्शन में, अच्छा ये दिक्कत है कि फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। फंक्शन मैंने बना दिया है, फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया है, इस वजह से वो नहीं चल रहा है। रीजन ये है बस, मोमेंट इज नॉट डिफाइंड, MOMENT, मोमेंट इसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो इसको मोमेंट मिलेगा। अभी भी नहीं मिल रहा है। फंक्शन में सही है, लिंकिंग्स भी सही है, मोमेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चेक करते हैं इसे क्या दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ, ठीक है, इसे भी कर दो बंद। चेक करते हैं बस मोमेंट हमारा मिल रहा है कि नहीं। अगर मोमेंट यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मैं नॉर्मल आवाज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मोमेंट नहीं मिल रहा है, फाइन। मोमेंट यहाँ भी नहीं डिफाइन हो रहा है, यानी CDN में दिक्कत है। वर्जन 30 है, 29 वाला वर्जन कहाँ है। गिटहब पे आया था, प्रोजेक्ट स्टेटस, लाइसेंस, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, मोमेंट जेएस में पता नहीं कोई तो दिक्कत आई है। वर्जन 30 इसका चल नहीं रहा है। मोमेंट जेएस CDN 29.4 इसकी CDN चाहिए हमें। आई होप ये चले। अगर ये भी नहीं चलता है तो फिर हम लोग कोर जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे, फिर मोमेंट जेएस से नहीं बनाएंगे। ये चल रहा है। CDN में दिक्कत थी, जो लेटेस्ट वाला CDN है वर्जन 30 का वो नहीं चल पा रहा है, 29 वाला CDN चल रहा है। तो जब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो ये लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, वहीं पे ये स्क्रिप्ट फाइल भी दे दूंगा, और जब मैं ग्रुप में सेंड करूंगा तो ये CDN लिंक तुम्हें मिल जाएगी ग्रुप में।
बाकी कोड तो तुम्हें गिटहब पे मिल ही जाए। तो वो मोमेंट जेएस में दिक्कत थी क्योंकि उसे मिल ही नहीं रहा था, वो वर्जन की दिक्कत थी। वर्जन 30 में नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे वर्जन ये 2.29.4। ओके, तो आई होप अब ये फंक्शन हमारे सब सही है, अब ये चलेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब कोई दिक्कत नहीं आई, मोमेंट प्रिंट भी हो रहा है। अब इस फॉर्मेट को देखो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट कहते हैं, ध्यान से देखो ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें ड्यूरेशन दिखाया था कि ड्यूरेशन में क्या क्या मिल रहा है। तो ड्यूरेशन में हमें ये सब मिल रहा है, डे मिल रहा है, मिली सेकेंड मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है ड्यूरेशन के अंदर। अब हमें बस चीज़ें सेट करते जानी है। मैंने कहा कि ऑफर डे डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ड्यूरेशन के अंदर डे, इसके अंदर हमें डेज मिल जाए। देखो यहाँ पे डे आ गया कि 6 दिन बचा हुआ है। ऐसे ही सेम टू सेम अब हमें क्या सेट करना है, मिनट आवर। आवर के लिए हमने क्या बनाया था वेरिएबल, ये लेफ्ट ऑफर आवर। मैंने कहा लेफ्ट ऑफर आवर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट से वैल्यू सेट होगी, और वैल्यू किसके अंदर है, तो ड्यूरेशन के अंदर आवर्स में, ड्यूरेशन के अंदर आवर्स में वैल्यू है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू हुई कि 16 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। अब मिनट सेट करना है, मिनट के लिए है लेफ्ट ऑफर मिनट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट ऑफर मिनट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ड्यूरेशन डॉट मिनट्स, ये हमें बता देगा कि कितना मिनट बचा हुआ है। उसके बाद अब आता है सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकेंड के लिए वेरिएबल लेफ्ट ऑफर सेकेंड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू ड्यूरेशन डॉट सेकेंड। तो अब हमारे पास यहाँ पे सेकेंड भी आ गया, लेकिन रिफ्रेश जैसे ही करेंगे ना, देखो सेकेंड कम हो रहा है, लेकिन रिफ्रेश करने पे दैट मीन 24 है 20 हो गया, 29, 18, 17, 16, 15, लेकिन ये रिफ्रेश करने पे हो रहा है। काउंटडाउन अपने आप चलना चाहिए, जबकि काउंटडाउन जो है अपने आप चलना चाहिए, मैंने अगर छोड़ दिया तो नहीं चल रहा है, रिफ्रेश करने पे सिर्फ चल रहा है। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, फॉर्मेट हो जाए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो फंक्शन है ये एक बार कॉल हुआ है, एक बार कॉल होने का मतलब जब भी पेज रिलोड होगा तभी ये चलेगा, मतलब जब भी हम इस पेज पे आएंगे तब ये फंक्शन एक बार चलेगा। एक बार ये फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, एंड ऑफर डेट देखेगा, फिर देखेगा कि अभी की टाइमिंग वगैरह क्या है, उनको माइनस करेगा और ये वैल्यू सेट कर देगा। ये काम सिर्फ वो एक बार कर सकता है, क्योंकि फंक्शन एक बार कॉल हुआ है। तो क्या अगर हम फंक्शन 3-4 बार कॉल कर दें तो हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ओरिजिनली तुमने फंक्शन तो कॉल एक ही बार किया ना। ये फंक्शन कब चलते हैं, जब पेज लोड होता है, पेज लोड होगा तो एक बार चलेगा, फिर चलेगा, ऐसा करके 5 बार वो चल जाएगा, एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा चलते। लेकिन ये चलेगा कब, पेज लोड होने पे, और हमें ऐसा चाहिए कि हम पेज लोड ना करें फिर भी ये चलते रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल करता क्या है, तो सेट इंटरवल किसी भी फंक्शन को बार बार चलाने के लिए यूज होता है। जैसे ये अपडेट काउंटडाउन पेज लोड होते ही तो चल जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये ऐसा चाहिए कि हर एक सेकेंड चले, ताकि हर एक सेकेंड इसकी वैल्यू कम होते हुए हमें दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, इस अपडेट काउंटडाउन को सेट इंटरवल के अंदर रख देंगे। सेट इंटरवल लिखा कैसे जाता है, सेट इंटरवल, ये एक एरो फंक्शन लेता है इस तरीके से, और इस अपडेट काउंटडाउन को हमने रख दिया सेट इंटरवल के अंदर। क्या चलने लगेगा, नहीं। अब हमें सेट इंटरवल को यह बताना है कि कितनी टाइम पे इस फंक्शन को फिर से कॉल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया टाइम, यहाँ पे मिली सेकेंड में दिया जाता है, देखो टाइम आउट लिखा है नंबर में, मिली सेकेंड में दिया जाता है, मैंने लिख दिया 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड।
अब 1 सेकेंड में बार बार हर 1 सेकेंड ये फंक्शन कॉल होगा। पहली बार कॉल होगा अपने आप, पहली बार ये अपने आप कॉल हो जाएगा और उसके बाद हर 1 सेकेंड ये कॉल होता है। तो अब देखो, अब ये काउंटडाउन तुम्हें चलते हुए दिख रहा है। तो ये है हमारा सेट इंटरवल का फंक्शन। सेट इंटरवल फंक्शन यूज क्यों किया जाता है? तो किसी भी फंक्शन को बार बार कॉल करने के लिए सेट इंटरवल यूज किया जाता है। सेट इंटरवल में हम ये भी बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कितने टाइम बाद कॉल होना चाहिए। अभी मैंने 1 सेकेंड लिखा है तो ये हर 1 सेकेंड पे माइनस होते हुए दिख रहा है। अगर मैं कह दूँ तुम 5 सेकेंड पे दिखना, तो ये क्या करेगा, 5 सेकेंड पे कम करेगा। मतलब कम हो रहा है वो वैल्यू, दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू नई वाली सेट नहीं हो पा रही है। नई वाली वैल्यू कब सेट होगी? जब हमारा ये अपडेट वाला फंक्शन चलेगा। और अपडेट वाला फंक्शन कितने टाइम में चल रहा है? 5 सेकेंड में। तो हर एक 5 सेकेंड पे ये दिखेगा। तो देखो 58 है, अब ये 53 पे दिखेगा, 54 पे। अब फिर 5 सेकेंड जब कम होगा फिर दिखेगा। अगर तुम यहाँ पे 5 की जगह कर दो 3 सेकेंड, तो अब ये 3 सेकेंड पे कम करेगा। 44 है 41 पे दिखाई देगा, फिर 39 पे दिखाई देगा, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, मतलब हर एक सेकेंड हमें कम होते हुए दिखाई दे। तब ये देखो हर एक सेकेंड कम हो रहा है। क्लियर है? तो मोमेंट जेस, आई होप तुम लोग को समझ आया हो कि मोमेंट जेस से कैसे वैल्यू काम कर रही है। ये मैंने करा क्या है, बस इन चारों वैल्यू को आईडी के बिहाफ पे सेलेक्ट कर लिया है जावास्क्रिप्ट में। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंड ऑफर बता दिया है कि इस डेट को हमारा ऑफर ख़त्म हो रहा है। कब ख़त्म हो रहा है? 2025 में तीसरे महीने में 5 तारीख। मैं अगर कह दूँ कि 1 तारीख को ख़त्म होगा, तो देखना ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। 2 दिन बचे हैं, 16 घंटे बचे हैं, इतना मिनट बचा है। टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो। रात के अभी 12 बजे ख़त्म हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि रात के 12 नहीं, तुम ख़त्म हो गए शाम के 5 बजे, यानी 17 बजे, 00:00। तो देखो अब ये शाम के 5 बजे से काउंट कर रहा है, तो इतना बचा है इसका। ऑफ़र अगर ख़त्म हो जाएगा तब, मान लो कि ये तो 1 मार्च को है, ये है हमारी डेट और ये है हमारा मंथ। तो 3 की जगह मैंने कर दिया 2, यानी 1 फरवरी को ऑफ़र ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ये माइनस में दिखा रहा है, ये गलत है, ऐसा तो दिखाई नहीं देना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा सा वैलिडेट कर देंगे अपनी चीज़ों को। कैसे? मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दिया, अगर इफ़ ड्यूरेशन बड़ा होता है 0 से, 0 से बड़ा होने का मतलब कि प्लस में आएगी। अभी वैल्यू माइनस में आ रही है ना, वैल्यू प्लस में आएगी। तो वैल्यू अगर प्लस में आती है तब इन सबको सेट करना, और अगर वैल्यू माइनस में आती है, यानी ड्यूरेशन अगर 0 से छोटा है, जैसे अभी माइनस में आ रही थी, तो अगर माइनस में आ रही है ड्यूरेशन, तब क्या करना, तो तुम वहाँ पे लिख देना कि ऑफर ख़त्म हो गया है, या इन सबको 0 सेट कर देना। 0 सेट तो करने दो। तो इसके लिए हमें इस ड्यू को टारगेट करना होगा, मेन वाले को, और लिखना होगा ऑफर एंड। मेन वाला ड्यू कौन सा है? जिसमें ये सभी के सभी टेक्स्ट है। ये है टाइमर, काउंट टाइमर। मैंने काउंट टाइमर को भी जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लिया। वैर काउंट टाइमर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ये क्लास है, ध्यान रखना। तो इस वजह से मैंने डॉट के साथ काउंट टाइमर लिखा है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट टाइमर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू ऑफर एंड। चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑफर एंड, छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको चेंज करते हैं, मैं टेक्स्ट कंटेंट की जगह मैं यूज कर रहा हूँ इनर HTML। अब इनर HTML लिखने का क्या फ़ायदा होता है? इनर HTML में हम टैग भी लिख सकते हैं, जैसे ऑफर एंड अभी मैं लिख पा रहा था, बट मैंने यहाँ पे H1 टैग लिख दिया और इसमें लिख दिया ऑफर एंड। तो देखो H1 टैग में वो लिख के आ रहा है ऑफर एंड। क्लियर है? अगर तुम चाहो, अगर एल्स के कंडीशन में तुम कुछ नहीं लिखना चाहते कि कुछ भी ना दिखे, तो एल्स हटा दो, तो वो टाइमिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट थी वो वाली दिख रही है। शायद ऐसे ना दिखे, कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, मैंने काउंट टाइमर यहाँ पे H1 में ऑफर एंड लिख दिया।
कि अगर ऑफ़र ख़त्म हो जाता है तो ऑफ़र एंड दिखेगा, और अगर ऑफ़र रहेगा तो वो हमारा काउंटडाउन चलता हुआ दिखेगा। तो अभी हमने 1 फरवरी को किया था, लेकिन ऑफ़र ख़त्म हो गया क्योंकि आज 27 फरवरी है, इस वजह से दिखा रहा है ऑफ़र एंड। और अगर मैं इसे कर दूं 1 मार्च, तो अब ये ऑफ़र हमारा चलने लगा। क्लियर है? आई होप तुम लोग को ये काउंटडाउन समझ में आ गया होगा कि काउंटडाउन पूरी तरीके से कैसे काम कर रहा है। हमने इसे वैलिडेट भी कर दिया पूरी तरीके से। अब एक दिक्कत और है इसमें, अगर थोड़ा सा एडवांस अगर हम इस चीज़ को करें तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक चीज़ कंसोल कर रहा हूँ, टाइम इज प्रिंटिंग, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, देखते हैं कि इफ़ चल रहा है या एल्स चल रहा है। टाइम इज प्रिंटिंग दिस इज, या फिर ऐसा लिख देते हैं दिस इज इफ कंडीशन, और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज एल्स कंडीशन। कंसोल पे आ जाते हैं, देखो इफ़ कंडीशन हर एक सेकंड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो चलेगा ही। लेकिन अगर ऑफ़र ख़त्म हो जाता है, मैंने कर दिया 1 फरवरी, ऑफ़र ख़त्म हो गया, ऑफ़र ख़त्म होने पे एल्स वाला चलना चाहिए, चल रहा है एल्स कंडीशन, लेकिन ये भी हर एक सेकंड चल रहा है। हर एक सेकंड चलने का मतलब ये है कि ये ऑफ़र एंड हर एक सेकंड प्रिंट हो रहा है, मतलब वेबसाइट पे हमारी लोड बढ़ रही है। बेकार में जब ऑफ़र ख़त्म हो गया है तो बार बार प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है, तो इसे हमें बंद करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सेट इंटरवल से वो चल रहा है बार बार, ठीक है। मैंने सेट इंटरवल को सेट कर दिया एक वेरिएबल में, और उसका नाम दे दिया काउंट डाउन इंटरवल। सेट इंटरवल का नाम क्या दे दिया? काउंट डाउन इंटरवल। और इस काउंट डाउन इंटरवल को अब हम खाली कर देंगे, मतलब अगर ऑफर एंड हो जाता है तो क्या करना है? सेट इंटरवल नहीं चलाना है। इसके लिए एक फंक्शन होता है क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल में उस इंटरवल का नाम दे दो जो बार बार चल रहा था, यही वाला चल रहा था बार बार। तो अब ये बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब कि सिर्फ एक बार चलेगा टाइम एल्स वाला कंडीशन, और बंद। डेट मीन्स ऑफर अगर ख़त्म हो गया तो अब ये बार बार नहीं प्रिंट हो रहा है। उसने चेक किया कि ऑफर ख़त्म है, एक बार बस उसने प्रिंट किया, छोड़ दिया। लेकिन अगर हम क्लियर इंटरवल नहीं लिखते हैं तो देखो बार बार वो ऑफर एंड को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। 2 था, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मतलब ये टेक्स्ट भी बार बार प्रिंट हो रहा है। बस वो इतनी तेज़ी से हो रहा है कि दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन बार बार ये प्रिंट हो रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि ऑफ़र तो ख़त्म हो गया है, बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत है नहीं, वेबसाइट पे बस लोड बढ़ेगा हमारा, तो इसके लिए हम इंटरवल को क्लियर करेंगे। अब ये तुम्हारा फंक्शन पूरी तरीके से करेक्ट है, अब इसमें कोई भी बग नहीं है। इन दोनों कंसोल को हटा दो। अब तुम्हारा काउंट डाउन बन के रेडी है ऑफ़र का। ऑफ़र ख़त्म है, ठीक है, हम ऑफ़र चालू कर देते हैं। मैंने कह दिया 1 मार्च को ख़त्म हो गया तुम्हारा ऑफ़र, तो हमारा काउंट डाउन चलने लगा। ये है मूवमेंट जेस का यूज करके। अब मूवमेंट जेस से फ़ायदा क्या हो गया है कि यहाँ पे हमने बस एक एक फंक्शन लिख के ये सारी वैल्यू गेट कर ली है। नहीं तो ओरिजिनली क्या है कि इन वैल्यू को गेट करने के लिए क्या लॉजिक लगता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे समझ आया। जो भी हमारा करंट टाइम है, करंट टाइम यानी अभी का टाइम है, उसको हम मिली सेकेंड में लेते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए एक ही तरह के वेरिएबल में उसमें होना ज़रूरी है, मतलब एक ही तरीके के एक ही टाइप में उससे होना ज़रूरी है। तो करंट टाइम मान लो, आज की करंट टाइम क्या है? 27 फेब 2025 और 7:39 और मान के चलो कि 20 सेकेंड। ये है करंट टाइम अभी की। हमारी ऑफर एंड की टाइमिंग क्या है? ऑफर एंड ये कब हो रहा है हमारा? 1 मार्च 2025 रात के शाम के 5 बजे, तो 17:50
00 मिनट 00 सेकेंड प्रॉपर एंड होना है। ये दो चीज़ें हैं, हम इसे माइनस कर नहीं पाएंगे ऐसे, क्योंकि एक फरवरी में है एक मार्च में, मतलब, और उसके बाद टाइमिंग, इस वजह से सबसे पहले इन्हें एक ही तरह के टाइप में होना ज़रूरी है। तो हम इन दोनों को करते क्या हैं, जावास्क्रिप्ट से जब हम करते हैं तब हम इन दोनों को क्या करेंगे, उस टाइम पे हमारा लॉजिक होता है कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिली सेकेंड में। इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया मिली सेकेंड में। कन्वर्ट कर दिया मिली सेकेंड में, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसको कर दिया मिली सेकेंड में कन्वर्ट। अब इस मिली सेकेंड में से अब हमें निकालने हैं क्या, अब इस मिली सेकेंड में से निकलेगी वैल्यू। अब इस मिली सेकेंड को हम एक बार कन्वर्ट करेंगे डे में। अब डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे मिली सेकेंड को, तो देखो इसके लिए जो यहाँ पे मिली सेकेंड टू डे, अब 1 मिली सेकेंड में माइनस में जा रहा है, एक दिन में कितना मिली सेकेंड होता है वो देखो, 1 डे इंटू मिली सेकेंड, एक दिन में इतना मिली सेकेंड। तो हम सबसे पहले डिवाइड करते चलते हैं, जितना मिली सेकेंड बचा उसको डिवाइड करते चलो 24, 60 करके। इस वजह से ये कैलकुलेशन ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो कैलकुलेशन मैं तुम्हें दे दूँगा, इसी कोड में आ जाएगा वो, जब बीटा पे अपलोड होगा तो देख लेना। इस वजह से मैंने मोमेंट जेएस का यूज करना बताया, ताकि तुम एक एक बस फंक्शन का यूज करके टाइमिंग वगैरह को आराम से निकाल पाओगे। नहीं तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम पूरा का पूरा फिर मैथ का वाला कैलकुलेशन भी लिखते हैं, इस वजह से। तो हमारा ये काम हो गया, हमारा काउंटडाउन चलने लगा। काउंटडाउन चलने के बाद अब जो दूसरा हमें मेन काम करना था वो हमारे प्रोडक्ट पे करना था। ये है हमारा प्रोडक्ट, हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, और हमें प्रोडक्ट बनाने कितने थे, तो वो पीडीएफ कहाँ गया, वो पीडीएफ है इसमें होम पेज। फिट नहीं बैठ रहा है ये पीडीएफ, क्या कोई बात नहीं। ये प्रोडक्ट था, अब इसमें प्रोडक्ट हैं इतने सारे, और ये कैरोजल में है जो चलते भी हैं। क्लियर है। तो इसे कैसे करेंगे, हमने एक प्रोडक्ट बना लिया था, इसी को बस हमें कॉपी पेस्ट पहले तो कर लेना है। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा काउंट टाइमर ख़त्म हो गया है, बन के रेडी है पूरा। नीचे आ जाओ, ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट वन। प्रोडक्ट वन इतना है, तो कॉपी किया, प्रोडक्ट टू बन गया, ये बन गया प्रोडक्ट थ्री, ये बन गया प्रोडक्ट फोर। अभी के लिए हमें 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, 5 प्रोडक्ट हमारे बन गए। ये तो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, आने नहीं चाहिए, चाहिए हमें एक दूसरे के बगल में। तो वो हमारा जो कैरोजल है वो खुद ब खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। तो आज हम लोग जो कैरोजल करने वाले हैं वो है आउल कैरोजल। आउल कैरोजल, ये है वो कैरोजल की ऑफिशियल वेबसाइट। तुम इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो या बाय CDN यूज कर सकते हो। मैं कैसे यूज करने वाला हूँ, तो हम लोग यूज करते हैं इसे बाय CDN। डाउनलोड करके ही इसे यूज करेंगे। सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लो, डाउनलोड पर क्लिक करके। ये हो गया हमारा आउल कैरोजल डाउनलोड। डाउनलोड हो गया, मैं इसका कोड फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें मिलेगा, इसको एक्सट्रैक्ट जब करोगे तो एक डिस्ट नाम की फोल्डर मिलेगी, सिर्फ इसी का हमें काम है, डिस्ट वाले का, और किसी का काम है नहीं। तो मैं सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। छोटी सी लाइब्रेरी है, स्मॉल साइज की, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एक्सट्रैक्ट हो गया, इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ये डिस्ट फोल्डर। डिस्ट को बस कॉपी करो और अपने कोड में लाके पेस्ट करो। कोड में इन द सेंस यहाँ पे फोल्डर।
एसेट्स के अंदर पेस्ट कर, एसेट्स के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया डिस्ट, डिस्ट फोल्डर पेस्ट कर दिया। डिस्ट के अंदर जो हम यूज करेंगे सिर्फ एक यूज करेंगे, ये aul-carousel.js बस। लिंक कैसे करना है इसको हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। ये है हमारी जावास्क्रिप्ट, अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ aul-carousel। aul-carousel कहाँ पे है तो स्क्रिप्ट src एसेट्स के अंदर डिस्ट के अंदर aul-carousel.js। तो ये हो गई हमारी aul-carousel की यहाँ पे लिंक। फाइल डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया, उस फाइल को हमने लिंक कर लिया। इतना करने के बाद तुम आ सकते हो aul-carousel की वेबसाइट पे। aul-carousel की वेबसाइट पे आ गए, इनके डेमो में आ जाओ। डेमो नहीं, डॉक में आ गए। API ये रही इनकी, फाइन। फोल्डर स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए। इंस्टॉलेशन हमने कर लिया, FAQ कर लिया। API में आते हैं, ये है API की वैल्यू। उससे पहले डेमो है, रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव के लिए ब्रेक पॉइंट्स हैं और ये इनका कोड बेस है। क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब बस 2-3 क्लासें ऐड करनी है और बाकी ये लाइब्रेरी खुद अपनी चीज़ें हैंडल कर लेगी। सबसे पहले ये देखो कि हमारे इतने सारे प्रोडक्ट हैं, 5। ये पाँचों किसी ड्यू के अंदर हैं क्या? ये पाँचों के पाँचों ड्यू किसी के अंदर हैं? नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक ड्यू बना लेते हैं और उस ड्यू का क्लास जो रहेगा वो रहेगा aul-carousel। यानी इस पूरे ड्यू को कौन हैंडल करेगा? aul-carousel हैंडल करेगा। ठीक है, हमने ये पूरी क्लास दे दी aul-carousel को। aul-carousel की CSS में लिंक करनी होगी हमें, क्योंकि हमने डाउनलोड किया है, CDN यूज नहीं किया, इस वजह से। ये है हमारी मेन CSS। मेन CSS के ऊपर यहाँ पे हमें लिंक करनी है दिस इज aul-carousel CSS। तो इसकी CSS कहाँ मिलेगी? इसकी CSS उसी डिस्ट फोल्डर के अंदर ही है। मैंने लिखा लिंक डिस्ट एसेट्स डिस्ट, इस पे भी एसेट और aul-carousel.css। ठीक है, ये गायब हो गया, फाइन। हमने बॉक्सेस दे दिए, वो गायब हो गए, हेडिंग आ गई है। ठीक है, अब हमें जावास्क्रिप्ट की कोड लिखनी है। लिखना नहीं है, कायदे से जावास्क्रिप्ट की कोड उनकी वेबसाइट पर पढ़ लीजिए। ये रहा रिस्पॉन्सिव के लिए, रिस्पॉन्सिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए एग्जाम्पल। पहले ये कोड को कॉपी करा मैंने और अपने जावास्क्रिप्ट में पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ है ये तो काउंट डाउन के लिए हमारा कोड था। यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ मैं, काउंट डाउन कोड। ये उसके बाद ये कौन सा कोड होगा? ये होगा carousel। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डॉट आउट क्लास यहाँ से आया, ये लूप मार्जिन। ठीक है, बॉक्सेस तो हमारे दिख ही नहीं रहे हैं। इसको दिक्कत हुई है यहाँ पे CSS में। चेक करता हूँ बॉक्स बटन सब सही है।
ये क्लासेस हम देते हैं आउट कर कोई वजह से भी है। बटन ट्रिगर यहाँ से होगा। मिनी फाइल देते हैं main.css। अच्छा, एरर ये है कि इसने ये आउल कैरेजर जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज करता है jQuery को, और हमें jQuery की लिंकिंग नहीं की है। तो सबसे पहले हम jQuery की सीडीएन लगा देते हैं। बस इतना सही काम रह रहा था, इस वजह से एरर था। ये रही jQuery की सीडीएन, और jQuery की सीडीएन जब भी पेस्ट होगी, ध्यान रखना jQuery की सीडीएन हमेशा सबसे टॉप पे रखी जाती है, ताकि जो भी लाइब्रेरी jQuery यूज करना चाहें यूज कर सकें। This is jQuery linking jQuery चल रहा है, सही है। jQuery के बाद लिख करती है। तो ये देखो कैरोजन हमारा आ गया। वो अलग बात है कि सब एक के ऊपर एक आ रहा है, इसे हम लोग फिक्स कर लेंगे अभी, इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। पहले मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। कर लिया फॉर्मेट, हो गया, ठीक है। ये सब एक के ऊपर एक आ रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है। हमने एक लूप में कितने चलाए हैं। अब इसकी कस्टमाइजेशन जावास्क्रिप्ट से होती है। यहाँ पे देखो मैंने कहा मार्जिन 10 लूप ट्रू। यहाँ पे हम आइटम दे सकते हैं कि हमें कितने आइटम एक बार में दिखाने हैं। मैंने आइटम दे दिए 4, एक बार में 4 आइटम दिखे, 4 दिख रहा है। मैंने कह दिया 2 दिखे। और पैराजल यहाँ पे नहीं चल रहा है, इसको यहाँ से निकालते हैं और आगे के लिए यहाँ रखते हैं। चल रहा है फाइन। हमने कहा आइटम 2 हो जाए, लूप ट्रू हो जाए, मार्जिन 10, रिस्पॉन्सिव प्लस ट्रू। देखो यहाँ से रिस्पॉन्सिव की कोड को हैंडल किया जाता है। 0 साइज यानी फ़ोन, 600 साइज यानी टैबलेट, और 1000 साइज यानी लैपटॉप वगैरह। 5 की जगह मैंने लैपटॉप पे कह दिया 3 दिखे, तो लैपटॉप पे एक बार में 3 दिखने लगे। क्लियर है। तो मैंने लैपटॉप के स्क्रीन पे 4 दिखा दिया एक बार, तो इस तरीके से 4 दिख रहे हैं। लेकिन टैबलेट की साइज़ पे तो साथ के साथ इसे रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। ये रही हमारी टैबलेट की साइज़। टैबलेट की साइज़ पे 3 फिट नहीं बैठा है, तो टैबलेट की साइज़ पे एक बार में 2 दिखे, तो टैबलेट पे एक बार में 2 दिखने लगे। उसके बाद फ़ोन की साइज़ पे, फ़ोन की साइज़ पे वी वांट कि 1 दिखे। फ़ोन की साइज़ ये रही, फ़ोन की साइज़ पे 1 दिखे, 1 दिख भी रहा है। फ़ोन की साइज़ पे इसमें दिक्कत आ रही है। 0 अगर हम 2 कर दें तो पहले तो फ़ोन की साइज़ पे 1 ही दिखनी चाहिए, वो हम लोग फिक्स कर लेंगे बाद में। अभी कोई दिक्कत आ रही है इसमें। बट टैबलेट की साइज़ पे 3 फिक्स हो गया है, 2 फिक्स हो गया, और बड़े स्क्रीन पे हमारा 4। तो ये कैरोजल बन गया। कैरोजल में जो मेन इंपॉर्टेंट है ये क्लिकेबल बटन बनाना। तो ये बटन हमें कैसे बनाने हैं। तो जब भी हम लोग लाइब्रेरी यूज करते हैं तो ये सारा काम जो है लाइब्रेरी खुद ही हैंडल कर लेती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें कुछ चीज़ें समझ लो। लूप ट्रू, लूप ट्रू का मतलब है कि ये इनफाइनाइट स्क्रॉल हो खुद से अगर हो तो। उसके बाद है मार्जिन, ये तो मार्जिन देने के लिए है। ये हो गया तुम्हारे ब्रेक पॉइंट रिस्पॉन्सिव के लिए, रिस्पॉन्सिव प्लस ट्रू है, इस वजह से ये ब्रेक पॉइंट हम दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव अगर ना दें तो फिर हम इसे स्मॉल डिवाइसेस पे छोटा नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे भी लूप ट्रू कर दिया मैंने। लूप ट्रू हर जगह रहे, यहाँ पे भी कह दिया मैंने लूप ट्रू, और यहाँ पे भी कह दिया लूप ट्रू। लूप ट्रू का मतलब है कि ये इनफाइनाइट स्क्रॉल होता है। इसमें सिर्फ 4 आइटम, लेकिन ये इनफाइनाइट स्क्रॉल होता है।
देख रहे हो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये है लूप की वैल्यू। नेव का मतलब होता है नेविगेशन। जैसे अभी देखो यहाँ पे छोटा सा ये जो कर्सर आ रहा है ना, ये बटन बिल्कुल छोटा सा, ये नेव की वजह से आ रहा है, नेव वाले बटन की वजह से। अगर नेव मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, 1000 लिखा है यानी पीसी की साइज पे नेव अभी ट्रू है, मैंने कह दिया पीसी की साइज पे नेव फॉल्स रहेगा। तो देखो अभी वो चला गया FALSE फॉल्स। तो देखो अभी वो आइकन यहाँ से चला गया, लेकिन यह स्क्रॉल होता रहेगा। तो हमें नेव जो है हर जगह फॉल्स रखना है, क्योंकि हम लोग अपना खुद का कस्टम नेविगेशन देने वाले हैं। मतलब ये वाले बटन हम लोग वर्क कराएंगे जो हमारे कस्टम है। क्लियर है? तो नेव हमने दे दिया, लूप सब जगह ट्रू कर दिया और नेव हर जगह हमने फॉल्स कर दिया। फाइन, इतनी चीज़ हो गई। अब इन दोनों बटन को बस क्लिकेबल बनाना है। बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए इसके दो फंक्शन हैं, बस हमें उसे यूज करना होता है। तो ये है हमारा मेन कोड। मेन कोड से बाहर आ जाना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन, इनके लिए हमें सबसे पहले आईडी देनी होगी। तो हमारा एक बटन है ये और एक है ये, ठीक है। राइट वाला बटन नेक्स्ट के लिए बटन, ये है हमारा नेक्स्ट का बटन। इस डिव को हमने दे दी एक आईडी और इसकी आईडी होगी नेक्स्ट BTN। ऐसे ही एक आईडी हमने दे दी इस वाले डिव को, इसकी आईडी होगी प्रीवियस BTN, PREV BTN। नेक्स्ट BTN और प्रीवियस BTN हो गया। आईडी दे दी। आईडी देने के बाद अब हम जावास्क्रिप्ट इसमें लिख सकते हैं। क्लास के भी यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि क्लास तब दी जाए जब हमें CSS लिखनी हो और आईडी तब दी जाए जब हमें जावास्क्रिप्ट लिखना हो, ताकि हमें आइडिया रहे। अब jQuery का jQuery यूज करके मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट BTN, jQuery में इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है आईडी को। जो हम लोग document.query सिलेक्टर लिखते हैं वो हट जाता है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं document.query सिलेक्टर और इसमें लिखते हैं jQuery में सिर्फ ये $। मैंने कहा इस पर जब भी क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा, एरो फंक्शन मैंने लिखा है, और ये फंक्शन होगा owl.trigger next.owl.carousel। ये आई होप इससे नेक्स्ट बटन हमारा काम करेगा। ये कर रहा है। शायद हमें फंक्शन में भी लिखना पड़ेगा। जब भी इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चले, ये फंक्शन कंसोल कराए हेलो। चेक करते हैं क्या ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं। क्लिक हुआ हेलो आ रहा है। तो हमें हेलो नहीं कराना है, हमें क्लिक करने पे कराना है owl.trigger, और owl में ट्रिगर क्या करेगा ये नेक्स्ट owl CAROUS कैरोजल। owl इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे से owl नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें owl कैरोजल को निकाल के वेरिएबल में स्टोर करना होगा। फाइन, यहाँ पे बस लिख दो where owl हो गया। अब ये नेक्स्ट बटन काम कर रहा है, बट प्रीवियस में काम कर रहा है। प्रीवियस के लिए भी सेम है, बस इसी को कॉपी करना है और नेक्स्ट की जगह हमें डाल देना है PREV और यहाँ पर रहेगा PREV। तो अब हमारा प्रीवियस बटन भी काम कर रहा है। तो हमारा ये कैरोजल बन गया, प्रोडक्ट का जो कैरोजल बनाना था। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट कैरोजल, ये हो गया काउंटडाउन टाइमर, यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस। इतना इजी है आउल कैरोजल के साथ काम करना। देखो
दो कस्टम बटन बना के हमने दोनों कस्टम बटन वर्क दिखा दिया। यहाँ तक कि जो हमारा ये कैरोजल है, ये कैरोजल भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। टैबलेट की साइज़ पे दो आ रहे हैं। फ़ोन की साइज़ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें, इसको हम कर लेंगे रिस्पॉन्सिव, या तो फिर इस पर सही से प्रिंट नहीं हो रहा। ये देखो फ़ोन की साइज़ पे 1 आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिव करना है, ये हम लोग कर लेंगे। फ़ोन की साइज़ पे 1 प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसे में 4 आ रहे हैं इसी पे। अब प्रोडक्ट की साइज़ हम लोग अपने अकॉर्डिंग अगर कम कर लेते हैं CSS से तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। अब हमारे ऊपर CSS के ऊपर है कि हम लोग CSS में कितना मैनेज कर पाते हैं इन चीज़ों को। तो मैं आउल कैरोजल जो है इसके साथ एक और लिखता हूँ, प्रोडक्ट्स कार्ड। इसके अंदर सारे प्रोडक्ट हैं, उसके लिए थोड़ी सी CSS लिख के मैं ट्राई करता हूँ कि क्या होता है। ये तो है प्रोडक्ट तब आएगा या प्रोडक्ट कार्ड होगा, ठीक है। प्रोडक्ट हेड, प्रोडक्ट कैरोजल बटन, इसके नीचे आएगा प्रोडक्ट्स कार्ड। मैं इसके लिए बस थोड़ी सी CSS लिखूँगा, बस ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैंने लिख दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, कोई इशू नहीं है। डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, कोई इशू नहीं। चेंजेस फ़ॉन्ट की साइज पे आने चाहिए थे, प्रोडक्ट सेंटर में दिखे नहीं हो रहा है, ठीक है। विड्थ मैंने दे दी 100%, तब भी नहीं, ओके ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। फिलहाल एक चीज़ थी कैरोजल बटन, ये रहा, और ये है काउंटडाउन टाइमर। ये दोनों किस डिव में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पे। हमें इसकी साइज छोटी करनी होगी, तो ये हम लोग कर लेंगे मीडिया क्वेरी से जब लिखेंगे तब। अभी इसका काम है नहीं, मुझे बस इसे मार्जिन देना था, मार्जिन टॉप। तो इसके लिए CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप में दे सकते हैं। ये है वो क्लास, तो मैंने क्लास दे दिया मार्जिन टॉप 2। MT2 का मतलब होता है मार्जिन टॉप, तो देखो ये ऊपर से मार्जिन दे दिया 2 का। मैं 2 की जगह 3 करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आ गया, सही है। तो हमारा फ्लैश सेल अब बन के पूरा रेडी है, मतलब हमने काउंटडाउन टाइमर भी बना लिया और ये कैरोजल भी बना लिया। अब बस हमें प्रोडक्ट के इमेजेस और नाम वगैरह चेंज करने हैं, हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि अब हमने कितना कर लिया। हमारा ये सेक्शन बन गया, बटन भी काम करने लगे। सेम इसी तरीके से इसमें चीज़ें करनी है, ये भी हो जाएगी कल, ये भी कल हो जाएगी, क्योंकि अब बस कॉपी पेस्ट करते हमें चलना है। काउंटडाउन टाइमर हमने बना लिया है, ऐसा ही काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे भी दिखा देना है, बस ये डिज़ाइन बना के काउंटडाउन टाइमर दिखाना है। बाकी ये प्रोडक्ट सेक्शन भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कैरोजल है, इसमें भी कैरोजल है। ये बटन बताते हैं कि ये कैरोजल्स हैं, ठीक है। कल ये वेबसाइट हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आज हमने जो मेन चीज़ें करी हैं वो है कि जावास्क्रिप्ट से काउंटडाउन टाइमर बनाना और कैरोजल, प्रोडक्ट कैरोजल बनाना, आउल कैरोजल का यूज करके। तुम आउल कैरोजल के अलावा और भी कई कैरोजल हैं, उन्हें यूज कर सकते हो। जैसे एक है स्लिक स्लाइडर, उसके बाद और है आउल कैरोजल हो गया, स्लिक स्लाइडर हो गया, स्वाइपर लेस, इन दोनों का भी यूज करके बना सकते हो। इसी तरीके से वो भी काम करते हैं, आउल कैरोजल, स्लिक स्लाइडर और स्वाइपर लेस। अगर रिएक्ट वगैरह में यूज करना चाहो तो स्लिक भी यूज होता है, ग्लाइड जेएस भी यूज होती है। तो इनमें से तुम कोई भी यूज करके ये प्रोडक्ट कैरोजल बना सकते हो, सब में वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम। बटन तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, प्रोडक्ट में क्या क्या कैरोजल लगाने हैं वो दे सकते हो, और रिस्पॉन्सिव पे ये ब्रेक पॉइंट भी, जो ब्रेक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। मैंने अभी लैपटॉप के साइज़ पे 4 लिखा है, तो 4 आइटम लिख रहे हैं। लैपटॉप के साइज़ पे मैं 2 लिख दूँ तो 2 आइटम बन लिखने लगे। लैपटॉप के साइज़ पे मैंने 5 लिख दिया तो 5 आइटम लिखने लगे। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, 4 दिख रहे हैं। तो इस तरीके से
रिस्पॉन्सिव भी हैंडल की जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का कोड तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा। टाइमिंग वाले में दोनों कोड तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे ये तो कैरोजल वाला कोड यहाँ पर रख देते हैं। ये है इतना कैरोजल का कोड है। फिर भी चलना चाहिए, चल रहा है। कैरोजल का कोड भी हमने सेपरेट कर दिया। तो ये देखो कैरोजल का कोड यहाँ पे आ गया है पूरा। और ये हमने बनाया था काउंटडाउन का कोड। काउंटडाउन का दूसरा वाला कोड भी इसमें अपडेट हो गया। तो आज की क्लास एंड करते हैं।